2006 में दिसंबर की एक सुबह हर बड़े न्यूज चैनल पर एक ही खबर चल रही थी कि कैसे नोएडा के एक बंगलों के पीछे से एक इंसानी स्केलेटन पाया गया है। इस खबर ने हर जगह तहलका मचा दिया था, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या थी, आइए जानते हैं। साल 2003 में नोएडा के निठारी विलेज के सेक्टर 31 में एक बड़ा सा बंगलो था D35। उस बंगलो के ओनर का नाम था मोनिंदर सिंह। मोनिंदर सिंह वहां से 6 घंटे दूर चंडीगढ़ रहा करते थे, लेकिन उनको अपने इस बंगलो की देखभाल के लिए एक केयर टेकर चाहिए था और फाइनली वो एक केयर टेकर को हायर कर लेते हैं जिसका नाम होता है सुरिंदर कोहली। लेकिन जब से सुरिंदर कोहली उस बंगले में शिफ्ट होता है उसके बाद से एबनॉर्मली ही कितने ही बच्चों और औरतों की गायब होने की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जाती है, लेकिन अफसोस पुलिस उन रिपोर्ट्स को सीरियसली बिल्कुल भी नहीं लेती। जो बंगलो होता है उसके थोड़ी दूर पे ही जाकर एक टंकी होती है बड़ी सी। उस टंकी और बंगलो के बीच का जो रास्ता होता है उस रास्ते को लोग हॉन्टेड समझने लग जाते हैं। उनको लगने लग जाता है कि लोग इतने अजीब तरीके से जो गायब हो रहे हैं इस टंकी और बंगलो के बीच में से, जरूर इसके पीछे किसी भूत का हाथ है। अब क्योंकि वो गांव के लोग होते हैं तो वो अपनी तरीके की ही थ्योरीज बनाने लग जाते हैं और सुपरस्टिशन में ज्यादा बिलीव करने लग जाते हैं। पुलिस भी खास कोई मदद नहीं कर रही होती तो लोग कहानियों से ही काम चला लेते हैं। अब उस गांव में पेरेंट्स वगैरह अपने बच्चों को उस टंकी के आसपास भी जाने को मना करते हैं। अब आ जाते हैं हम फरवरी 2005 की तरफ, जब एक 14 साल की लड़की गायब हो जाती है, उसी तरीके से जिस तरीके से बाकी बच्चे और औरतें गायब हो रहे होते हैं। उस लड़की के फादर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं, लेकिन पुलिस उनकी रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर देती है क्योंकि जो ऑफिशियल्स होते हैं वो करप्ट होते हैं। उस लड़की के गायब होने के एक मंथ बाद यानी कि मार्च में कुछ लड़के उस बंगलो के पीछे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। खेलते खेलते उनको मिलता है एक पॉलिथीन बैग। जब उसको वो खोलते हैं तो उसमें से निकलता है एक इंसान का हाथ, बेसिकली हड्डियां मिलती हैं उसमें से। तो अब वो गांव वाले क्या करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं। तो पुलिस आती है और उनसे उस हाथ को ले जाती है और कहती है कि तुम लोग इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, ये हाथ तो किसी जानवर का है और भूल जाओ ऐसा कुछ हुआ भी था और ऐसा कुछ देखा भी था तुमने। तो पुलिस पूरी तरीके से इग्नोर मार देती है, उसको ले भी जाती है और उसके बाद कोई भी तहकीकात वगैरह कुछ भी नहीं होती है। अब आ जाते हैं मई 2006 की तरफ। मई 2006 में एक लड़की जिसका नाम होता है पायल, वो अपने पापा को कहती है कि मैं पास ही में सुरिंदर कोहली के घर जा रही हूँ किसी काम से, लेकिन घर जाने के बाद वो वापस नहीं आती। उसके फादर काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट लिखवाने लगते हैं। पुलिस उनको भगा देती है और रिपोर्ट नहीं लिख रही होती। मजबूर फादर अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अपनी लड़की को ढूंढने लग जाते हैं। जो काम पुलिस का होता है वो बेचारा फादर कर रहा होता है। जब उनको उनकी लड़की नहीं मिलती तब वो दोबारा से पुलिस का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन पुलिस उनको फिर से भगा देती है। जिसके बाद वो एसएसपी के पास जाते हैं और एसएसपी के ऑर्डर के बाद पुलिस एक फॉर्मल रिपोर्ट लिखने को तैयार हो जाती है। जिसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और पुलिस को पता चलता है कि पायल का फोन अभी भी एक्टिव है और उसको ट्रैक करने के बाद पता चलता है कि पायल का फोन और कहीं नहीं उस बंगलो D35 के अंदर होता है। जब पुलिस उस बंगलो में पहुंचती है तो वो फोन उनको मिलता है सुरिंदर कोहली के पास। पुलिस पायल की कॉल डिटेल्स निकलवाती है और देखती है कि लास्ट पायल ने सुरिंदर कोहली से ही बात की होती है। पुलिस उसको अरेस्ट करके ले जाती है, लेकिन जब ये बात उस बंगलो के ओनर को पता चलती है तब वो अपने हाउस हेल्प को अपने पैसे और पावर के दम पे छुड़ा लाता है। और वैसे भी पुलिस के पास कोई ऐसा सबूत नहीं होते जिससे वो कोहली को ज्यादा जेल के अंदर रख पाती, इसीलिए भी पुलिस उसको छोड़ देती है। पुलिस से हेल्प ना मिल पाने के बाद पायल के फादर फाइनली अक्टूबर 2006 में कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, जिसके बाद कोर्ट पुलिस को ऑर्डर देती है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। पुलिस फर्दर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और जब उस बंगले के पास जाती है तो उस बंगले के पास वाले नाले से पुलिस को मिलना स्टार्ट हो जाते हैं इंसानी स्केलेटन्स, जो कि एक बहुत ही ज्यादा गंभीर बात होती है। जिसके बाद सुरिंदर कोहली और उसके ओनर को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन अभी भी पुलिस के पास इनफ एविडेंस नहीं होता कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवा सके। हर स्केलेटन के रिकवर होने के साथ साथ अब वो जो डिसअपीयरेंसेस होती हैं वो सब अब सेंस बनाने लग जाती हैं। अब समझ में आने लग जाता है कि वो बच्चे और वो औरतें कहाँ गायब हो जाते थे। अब पूरा देश जस्टिस की डिमांड कर रहा होता है, जिसके बाद प्रेशर में आके
ये जो केस होता है वो सीबीआई के हाथ दे दिया जाता है। अब ये कोई एक छोटे से गांव का केस नहीं, ये एक नेशनल केस बन जाता है। अब उन दोनों के अरेस्ट के 60 दिन बाद कोहली फाइनली कन्फेशंस करता है और वो कन्फेशंस बहुत ही ज्यादा भयानक होते हैं। वो बताता है कि कैसे वो छोटे बच्चों और औरतों को काम का लालच देके घर के अंदर बुलाता था और उनका गला दबा के उनको मार देता था। वो अपने सारे क्राइम्स सुबह 9 से लेकर 4 बजे के बीच करता था। अपने विक्टिम्स का गला दबाने के बाद वो उनकी बॉडी को ऊपर बाथरूम में ले जाता था, जिसके बाद उन बॉडीज के साथ रेप किया करता था। रेप करने के बाद वो उन बॉडीज के छोटे छोटे टुकड़े कर दिया करता था और बाथरूम में मेस छोड़कर उन बॉडी के टुकड़ों को उठाकर नीचे किचन में लाता था और किचन में लाने के बाद कुकर में उनको पकाकर खाता था। जब वो प्रॉपरली मील खत्म कर लेता था उसके बाद ही जाकर वो लिविंग एरिया और अपना बाथरूम दोनों को क्लीन करता था। लिविंग एरिया और बाथरूम को साफ करने के बाद बचे कुचे टुकड़ों और स्केलेटन्स को वो पॉलिथीन में रैप करके उस बंगले के पीछे के नाले में फेंक दिया करता था। अब चौंकने की बात ये भी है कि उस घर में सिर्फ सुरिंदर कोहली नहीं था, उस घर के अंदर 4 और हेल्पर्स थे, जिसके अंदर थे 2 ड्राइवर्स, एक गार्डनर और एक फीमेल डोमेस्टिक हेल्प। और उनमें से किसी से भी पूछताछ नहीं की गई, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्होंने ये सब चीजें होते हुए नहीं देखी होंगी। ऐसा इम्पॉसिबल है। इनफैक्ट जो बंगलो का ओनर था उसने ये क्लेम किया था कि मुझे तो पता ही नहीं था इस घर में क्या हो रहा है, और ये चीज हार्ड टू बिलीव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर्स ने बताया जिस प्रिसीजन से काटापीटी की गई थी उसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग का केस है ये। इस केस में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी शामिल हुए थे और उन्होंने सजेस्ट किया था कि ये केस ऑर्गन ट्रैफिकिंग की तरफ इशारा कर रहा है। फाइनली सुरिंदर कोहली की मेंटल हेल्थ का चेकअप कराया गया और पता चला कि उसको नेक्रोफिलिया की प्रॉब्लम है। सुरिंदर कोहली को इन दी एंड एज अ सीरियल किलर सस्पेक्ट किया गया, लेकिन इस केस से जुड़ी हुई कुछ चीजें समझ नहीं आई, जैसे कि सुरिंदर कोहली दिन दहाड़े अपने विक्टिम्स का मर्डर किया करता था और उनको खाया करता था। तो जब वो उनको ट्रैश बैग में भर के नाले में डालने जाता था तब उसको किसी ने भी ऐसा करते हुए नहीं देखा। प्लस जब बॉडी डिकम्पोज होती है तब अजीब सी स्मेल आती है, और अजीब बात है किसी ने उस स्मेल के बारे में कंप्लेंट नहीं करी कभी। और डिकम्पोजिशन 3 साल लेती है कम से कम, लेकिन कुछ जो विक्टिम्स थे उनको उसने 1 साल पहले ही मारा था, लेकिन स्टिल जो बॉडीज थी उनके ऊपर कोई फ्लैश नहीं था। मे बी इसीलिए कि वो सारा फ्लैश खा गया। इस केस की वर्डिक्ट आज तक पेंडिंग है, क्योंकि अगर लोअर कोर्ट सजा सुनाती है तो आप हायर कोर्ट्स में जाके अपील कर सकते हो, तो 10-10 साल तक लग जाते हैं विक्टिम्स को जस्टिस पाने में। जो लास्ट अपडेट है इस केस की वो 2017 की है, जिसमें सीबीआई कोर्ट ने सुरिंदर कोहली को डेथ सेंटेंस सुनाई थी। अभी वो दोनों जेल में हैं, लेकिन जिंदा है। जब ये केस चल रहा था उस टाइम पे उस बंगलो के अंदर आग भी लग गई थी। अब पता ही नहीं चला आग लगाई किसने। तो अब अगर आप उस बंगले को देखोगे, उसकी वीडियोस और फोटोज देखोगे, तो वो एक भूतिया बंगले से कम नहीं लगता। वो बहुत ही ज्यादा डरावना लगता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा लंबा खींचा नहीं इसको, लेकिन जितनी भी जरूरी डिटेल्स थी वो मैंने आपको बता दी। अगर कोई भी डिटेल्स छूटी हो तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। सो अगर आपको मेरा कहानी सुनाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।